हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्यूमेन। बेटा आज के इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम लोग देखने जाने वाले हैं। ये क्वेश्चन जनरली बच्चों का एक कॉमन क्वेश्चन है। जब भी मैं सेमिनार करता हूं या जब भी मैं एक्सपर्ट सेशन में आता हूं या जब बैच स्टार्ट करता हूं तो बच्चा एक क्वेश्चन मुझसे जरूर पूछता है कि सर क्या गेट एग्जाम सही में इतना सिंपल है क्लियर करना। देखो, नो डाउट गेट इंडिया के टॉप मोस्ट एग्जाम में से एक होता है और क्या हर बच्चा इसे क्लियर कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। क्या हर बच्चा जो मेहनत करेगा वो इस पेपर को क्लियर कर पाएगा? बिल्कुल। सर क्या मेहनत करने के लिए सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करना पड़ेगा क्या? नहीं। यही तो एक डिफरेंस है ना, एक टॉपर में, एक गेट क्लियर करने वाले बच्चे में और एक गेट नहीं क्लियर करने वाले बच्चे में। ठीक है, क्या फर्क पड़ता है? देखो, जब टॉपर जो होता है ना गेट का, जो गेट की तैयारी ढंग से करता है, जो चाहता है कि भाई एक रैंक अच्छी खासी आ जाए, टॉप 100 में आ जाऊं, टॉप 50 में आ जाऊं, टॉप 10 में आ जाऊं, उसका एक अप्रोच बहुत क्लियर रहता है। सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ने, जो सब्जेक्ट पढ़ा है उसे बहुत अच्छे से पूरा कंप्लीट करना है ताकि अगर उससे कोई क्वेश्चन आया मेरे एग्जाम में तो वो ना छूट जाए मुझसे। मतलब जितना मैं पढ़ के गया हूं वो मुझसे पूरा पूरा बनना चाहिए। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं नहीं मैं थोड़ा इसमें से पढ़ लूंगा, थोड़ा इसमें से पढ़ लूंगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ूंगा और एग्जाम में चला जाऊंगा, कुछ क्वेश्चन बनेंगे कुछ नहीं बनेंगे तो ये शायद पेपर क्लियर कर भी लें। कुछ बच्चे ऐसे होते बोलते हैं मैं सब पढ़ूंगा और सब पढ़ने के चक्कर में कुछ भी नहीं पढ़ते और जब कुछ नहीं पढ़ते तो एग्जाम क्लियर भी नहीं होता। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जाने वाले हैं बच्चों कि अगर आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है गेट की, वो भी सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, तो क्या वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स का। ठीक है, वो आज हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट और एक अप्रोच भी दूंगा कि सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट करना चाहिए, देन उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट करना चाहिए एंड सो ऑन। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो जो पीछे आपको बुक दिख रही है ये हमारी ही है, गेट 2026 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक हमारी। ठीक है, थोड़ा अगर ध्यान से आप देखें और मैं आपको इसको दिखा पाऊं तो ये हमारा प्रीवियस ईयर गेट सॉल्व पेपर्स है, मतलब जिसके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व फॉर्म में मिलेंगे और बिल्कुल अच्छे से बाइफरकेटेड है, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज। ठीक है, तो आपको सारे के सारे डिटेल सॉल्यूशन मिलेंगे विथ ग्रेट एक्यूरेसी। नाउ अब बात अगर करें हम लोग यहां पे कि सर जो आपकी ये बुक है, ठीक है, इसमें क्या आपने वेटेज दिया हुआ है? हाँ वेटेज दिया हुआ है, पर उससे पहले कुछ और चीज लेके आया हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो। देखो, लास्ट 7 ईयर का सिविल ब्रांच का गेट का कट ऑफ थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रिपरेशन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ध्यान से देखो, जरा ध्यान से। तो 2025 यानी 2025 लास्ट ईयर की बात करूं तो जनरल कैटेगरी के लिए 29.2 आउट ऑफ 100 में से सिर्फ और सिर्फ 29.2 गया था कट ऑफ। ओबीसी के लिए 26.2 और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 19.4 आउट ऑफ 100। और यही ट्रेंड पिछले कुछ सालों में रहा हुआ है। 24 में देखो तो 28, 23 में देखो 26.6, 22 में 30.4 एंड सो ऑन। लगभग 32-33 के आसपास जनरल का कट ऑफ गया है, लगभग 29-30 के आसपास ओबीसी का कट ऑफ गया मैक्स टू मैक्स। एंड अगर बात करें एससी एसटी का तो 20 के आसपास गया है, 20-21 के आसपास गया है कट ऑफ पिछले 5-6 साल का। तो इससे क्या पता चलता है कि एक चांस तो है हमारे पास, कि हम इस पेपर को क्लियर कर सकते हैं। पर क्या वो चांस सिर्फ और सिर्फ हम लोग हिट एंड ट्रायल से क्लियर कर पाएंगे क्या? तुक्का मार के पेपर क्लियर हो सकता है क्या? कभी भी नहीं। ठीक है, कुछ अप्रोच है इसमें, वो थोड़ा बहुत दिखाने जा रहा हूं आपको। इस बुक में आपको काफी चीजें दी हुई है मैंने, वेरियस आईआईटी से कट ऑफ भी दिए हुए हैं जो आपको गेट का रिजल्ट आने के बाद काम में आएगा। ठीक है, साथ में कुछ एनआईटी से कट ऑफ भी दिए हुए हैं जो आपका गेट का रिजल्ट आने के बाद आपको काम आएगा आपकी काउंसलिंग के लिए। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जो आज का टॉपिक है हमारा और इस पर थोड़ा ध्यान देंगे, मैं थोड़ा सा इस पर टाइम थोड़ा ज्यादा देना चाहता हूं आज की डेट में, ताकि क्या है जो हमारा मेन मुद्दा है वो हमारा आराम से हो पाए। अब आइए बात करते हैं कि सर कितने सब्जेक्ट होते हैं सिविल के अंदर टोटल। तो देखो, टोटल अगर सिविल के अंदर देखते हो तो 14 सब्जेक्ट गिने जाते हैं। ठीक है, अब कोई इसमें कर सकता है कि भाई हाइड्रोलॉजी इरिगेशन को अलग से तोड़ दें, कोई फ्लूइड मैकेनिक्स और ओपन चैनल फ्लो को अलग से तोड़ दें। ठीक है, तो इस तरह से आप अलग अलग भी बाइफरकेट कर सकते हो, फिर सब्जेक्ट्स आपके बढ़ जाते हैं। पर मोटा मोटा हिसाब किताब देखा जाए तो सिविल के अंदर यही 14 सब्जेक्ट्स होते हैं कुल मिला के। अब अगर इसमें से हमें तैयारी करनी है, सबसे पहले कौन सब्जेक्ट करना चाहिए? देखो, सबसे पहले उन सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करना शुरू करो जो टफ है, सबसे पहले उन्हीं को पढ़ना चाहिए। जैसे अगर मुझसे कोई पूछे इन सब में सबसे ऐसा पहला सब्जेक्ट जो करना चाहिए वो होता है हमेशा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। क्यों इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को मैं बोलता हूं हमेशा इंपॉर्टेंट है? देखो, अब 12 नंबर का वेटेज है, 12 नंबर का अगर ढंग से मेहनत किए तो 12 में से कम 6 से 7 तो उठा ही लोगे।
भाई लीनियर अलजेब्रा और डिफरेंशियल इक्वेशन से इतना उड़ जाता है, ठीक है। तो कम से कम 12 में 7 नंबर तो आपने यहां से उठा लिए। फिर आपको जो सेकंड नंबर पे तैयार करना चाहिए वो हमेशा होना चाहिए जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, हमेशा, जिसको हम सॉइल मैकेनिक्स के नाम से भी जानते हैं, चाहे आपने डिप्लोमा किया हो चाहे आपने डिग्री किया हो, ठीक है। जियो टेक आपको हमेशा तंग किया होगा आपके कॉलेज में भी। अब ये यहां पे आता है लगभग 15 से 16 नंबर का, अगर ढंग से तैयार कर लोगे तो यहां से आप चांस बनता है कि लगभग 9 नंबर के आसपास उठा सकते हो, 8 से 9 नंबर यहां से आराम से आते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन, तीसरा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बनता है सिविल के अंदर, जो कि मेरा हमेशा से बच्चों को एक सलाह रहती है कि आप अगर फ्लो कर रहे हो या अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको इस तरीके से आपको अपने सब्जेक्ट्स का फ्लो रखना है, इस तरह से आपको सब्जेक्ट्स को मैनेज करना है। ट्रांसपोर्टेशन बच्चों 12 नंबर का सब्जेक्ट है, 12 से 14 के बीच में वेरी करता है। अगर ढंग से पढ़ लिया तो आराम से यहां पे 12 में से मैं बोलता हूं 10 के 10 आप उठा सकते हो, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन है यार। ट्रांसपोर्टेशन में अगर ढंग से पढ़ लिया तो अच्छे खासे मार्क्स उठते हैं, क्योंकि उतना टफ सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। अगला सब्जेक्ट इसके बाद जो आता है वो मेरे लिए है एनवायरमेंटल। क्यों? अगेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वेटेज वाइज। तो फिर यहां पे 11 नंबर का सर वेटेज है इसका, तो कितना उठ सकता है यहां? तो आप 11 उठा सकते हो, फिर भी चलो हम सेफर साइड लेते हैं, 9 नंबर यहां पकड़ के चलते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 में 4 सब्जेक्ट आपको बता दें जो प्रेफरेंशियल ऑर्डर में आपके होने चाहिए। पांचवा सब्जेक्ट जो इन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है, उसका थोड़ा वेटेज कम है पर मैं उसको बोलूंगा कि आप उसको कंप्लीट कर लें, वो है आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अब सर 1 नंबर के सब्जेक्ट को आपने इतना इंपॉर्टेंट वेटेज क्यों दिया कि आपने इसको 5वें नंबर पे कंप्लीट करने को बोला? नहीं भाई, इसको 1 नंबर के लिए मत करो, ये 1 नंबर का आएगा तो आएगा, नहीं तो आएगा भी नहीं, ठीक है। आप पिछले 4-5 साल का ट्रेंड उठा के देखो तो एक आध क्वेश्चन पूछा हुआ है 1 नंबर का, नहीं तो आता ही नहीं है। बट ये फाउंडेशन सेट करता है किस किस की? स्ट्रक्चरल एनालिसिस की, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की, साथ में आरसीसी की, ठीक है। इन 3 सब्जेक्ट के थोड़ा बहुत स्टील भी पकड़ लो आप इसमें। इन 4 सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर, आरसीसी, स्टील एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इन 4 सब्जेक्ट का बेस सेट करता है कौन? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जहां पे हम शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, फ्रिक्शन के क्वेश्चंस, ठीक है, ये सारे हम देखते हैं, सीजीएमआई के क्वेश्चंस, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हम यहीं पे सीखते हैं और फिर उसको इंप्लीमेंट करते हैं इन 4 सब्जेक्ट में। तो अब देखो, अगर मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का अकेला वेटेज गिनूं ना कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी जा रही है, तो देखो 6 नंबर का स्ट्रक्चर हो गया, लगभग 5 नंबर का आपका हो गया क्या? आरसीसी, 6 5 11, और लगभग 3 नंबर का आपका स्टील हो गया, 11 3 14, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया आपका 2 नंबर का। मतलब आप देखो लगभग 16 नंबर का तो इसी ने कवर कर दिया अकेले इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बेसिक ने। इसीलिए आपको ये करना चाहिए नेक्स्ट सब्जेक्ट। अब इसके बाद सर अगला सब्जेक्ट आप कौन सा बोलते हो? तो मैं इसके बाद जो बोलता हूं अगला सब्जेक्ट, वो मैं हमेशा बोलता हूं बच्चों को स्ट्रक्चर करिए। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, अगर आप में से कुछ आगे बढ़ते हैं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में कभी आगे अपने एमटेक के लिए, तो ये सब्जेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाएगा आपके लिए, जो कि 6 से 7 नंबर का आता है। आराम से यहां से आप 4 से 5 नंबर उठा सकते हैं, 4 नंबर ही पकड़ के चलता हूं, सेफर साइड पे लेके चल रहे हैं जितना हम अचीव कर सकते हैं। नाउ सर इसके बाद स्ट्रक्चर हो जाने के बाद मैं थोड़ा आरसीसी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्टील को थोड़ा होल्ड करवाऊंगा, ठीक है। मैं यहां पे अगला सब्जेक्ट लूंगा जियोमेट्रिक्स। सिंपल सब्जेक्ट है, थोड़ा पढ़ना है, मार्क्स अच्छे खासे गेन होते हैं, और ये 5 से 7 नंबर के बीच में वेरी करता है। अगर रिसेंट ट्रेंड देखो तो 7 नंबर तक भी पहुंचा गेट के एग्जाम में, तो लगभग 4 से 5 नंबर आप यहां से उठा लोगे, इजी सब्जेक्ट है, आराम से मार्क्स उठते हैं यहां से। अब आई बात सर इनके बाद क्या? हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, कंस्ट्रक्शन मटेरियल मैनेजमेंट अपनी अपनी जगह है। इसके बाद जो मैं चाहता हूं फ्लूइड मैकेनिक्स में से ओसीएफ का पोर्शन, ओपन चैनल फ्लो का पोर्शन, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन तो ओसीएफ से आने वाला है, ठीक है। मैं पूरा फ्लूइड नहीं चाहता, मैं सिर्फ ओसीएफ चाहता हूं, ओपन चैनल फ्लो। अब ओपन चैनल फ्लो जब आप कर लेते हो तो लगभग 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन यहां से आता है, तो आप 4 नंबर यहां से उठा लोगे, तो लेट अस सपोज 8 में से आपने 4 नंबर यहां से उठा लिए, ठीक है। अब आपका मोटा मोटा हिसाब किताब कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद अगर टाइम आपके पास है और कुछ करना चाहते हो, देन हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, आरसीसी आप कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 2 नंबर का है, मैं बहुत ज्यादा इसको फोकस नहीं करता हूं, प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन क्वेश्चन आते हैं यहां से। स्टील में भी 3 नंबर का है, तो एक आपको कनेक्शन से क्वेश्चन मिल जाएगा, एक प्लास्टिक एनालिसिस से क्वेश्चन मिल जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम इस पे नहीं देने का। इसके बाद जो अगला सब्जेक्ट है, कहां तक पहुंच गए हम? 5 6 7वां नंबर ये ओसीएफ पे हो गया। 8वां नंबर मैं हमेशा देता हूं एप्टीट्यूड को। सर आपने 8वां नंबर इतने हैवी वेटेज वाले सब्जेक्ट को क्यों दिया? देखो कारण है, एप्टीट्यूड अगर स्टार्टिंग में पढ़ लोगे ना तो भूल जाओगे कि भैया कौन कौन से कॉन्सेप्ट लगे, तो फॉर्मूला तो होता ही नहीं है, कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है ये तो, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, देखेंगे बना तो बना, नहीं तो नहीं बना, अगर प्रैक्टिस ढंग की नहीं हुई तो यहां पे अगर ढंग से कर लिया तो 15 नंबर में से लगभग आप 10 से 11 तो उठा ही लोगे यार,
अब ये अगर आपने रिसेंटली किया हो, मतलब एग्जाम से कुछ 4-5 महीने पहले अगर एप्टीट्यूड कंप्लीट किया हो ना, तो बड़ा हेल्प हो जाता है आपके एग्जाम में, आपको रिवाइज करने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ती है इस चीज को। तो आप जरा गिनो, तो हिसाब किताब से अगर गिनते हो यहाँ पे तो 11 और 7 कितने हो गए आपके, लगभग 18 नंबर ये हो गए। 19, 20, 27, 37, ठीक है, 37, 47, 46, 46, 4, 50, 55 नंबर के आसपास तो आप यहीं से पहुंच गए। 55 और 4 ये भी जोड़ लो, ठीक है, 59 मार्क्स तो आप इतने ही सब्जेक्ट में पहुंच चुके हो। इसके बाद अभी आपके पास आरसीसी बचा, हाइड्रोलॉजी इरिगेशन बचा, बाकी सब्जेक्ट बचे। सीएमएम एक बार देख के चले जाना, पर्ट का क्वेश्चन, पर्ट सीपीएम का क्वेश्चन, क्रैशिंग का क्वेश्चन, तीन ही कॉन्सेप्ट, पर्ट, क्रैशिंग और आपका सीपीएम, ठीक है, क्रिटिकल पाथ मेथड। अब यहां से क्वेश्चन नहीं आया तो फिर टेंडर से क्वेश्चन पूछ लेगा, क्योंकि भैया एस्टिमेशन कॉस्टिंग भी इसी के अंदर है। यहां से भी क्वेश्चन नहीं आया तो बिल्डिंग मटेरियल में जो आपको कंक्रीट और स्टील है उससे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन आएगा, बनेगा। अगर मान लो आपसे क्वेश्चन आया कहां से, स्टील स्ट्रक्चर या कॉन्क्रीट से क्वेश्चन आया, वो बना लोगे आप, ठीक है। टेंडर से क्वेश्चन आया तो भी एक बार बना लोगे अगर आपने कभी पढ़ा हुआ है तो, ठीक है। हाँ, सीपीएम, पर्ट या क्रैशिंग को एक बार देख के जाना, क्योंकि क्वेश्चन यहां से 1 या 2 नंबर का आता है। हर बार क्रिटिकल पाथ निकालने का क्वेश्चन आता ही आता है 2 नंबर का, तो लगभग 2 नंबर यहां से ये हो गए। तो भाई कहीं भी अगर आप 61 मार्क्स के आसपास पहुंच गए तो काफी अच्छी रैंक आ जाएगी। बाकी आपके पास और इसमें से है, ये तो मैंने मिनिमम साइड में मार्क्स गिने हैं, ठीक है। पर मेरा हमेशा प्रेफरेंशियल ऑर्डर यही रहेगा, सबसे पहले मैथमेटिक्स, देन जियोटेक, देन आपका ट्रांसपोर्टेशन एनवायरमेंट, देन आपका हो गया स्ट्रक्चर्स, देन जियोमेट्रिक्स, ओसीएफ एंड देन एप्टीट्यूड, ठीक है। और इसी में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को मैंने रखा हुआ है एज अ बेसिक सब्जेक्ट। नाउ आरसीसी अभी है हमारे पास, अगर टाइम बचे तो आरसीसी कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, प्री स्ट्रेसिंग से क्वेश्चन आएगा और बीम से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये कुल मिला के रहा वेटेज की बात। तो अगर आप देखें, जो बच्चा सही में टॉप करना चाहता है ना एग्जाम में, वो सब पढ़ के नहीं जाएगा, क्योंकि उसको पता है भाई इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, सीएमएम का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वेटेज बहुत कम है, तो इसको उतना टाइम नहीं देना। पर बाकी जो सब्जेक्ट जिनका वेटेज बहुत ज्यादा है, इनको टाइम बहुत ज्यादा देना है, ठीक है। और ये वेटेज थोड़ा बहुत वेरी करेगा, ये वेटेज थोड़ा बहुत वेरी करेगा। मैंने पिछले 4-5 साल के पेपर को रेफर करके बनाया हुआ है, थोड़ा सा वेरी करेगा ये, ठीक है। हो सकता है 1-2 नंबर ऊपर नीचे वेटेज में हो जाए, पर उससे ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि भैया मैंने यहाँ पे जियोटेक को 15 नंबर दिया, आता 10 नंबर का है, ऐसा नहीं होगा। 5 नंबर का वेरिएशन नहीं आता गेट में, ठीक है। 2-3 नंबर का वेरिएशन ऊपर नीचे हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। थोड़ा ध्यान से मेहनत करिए, अगर मेहनत करोगे तो चांसेस बहुत हाई हैं आपके सिलेक्ट होने के इस बार पेपर में। और जो बच्चे अभी तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, अगर इस सीक्वेंस को फॉलो किया तो बहुत फेवरेबल चांस है कि आप गेट में अच्छा स्कोर ला सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में विद अनदर अच्छा टॉपिक आपके लिए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक भी होगा गेट से रिलेटेड। टिल देन क्या करना है भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, जितना हो सके उतना शेयर करो और बेल बटन को हिट करो, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल पाए। टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड थैंक फॉर योर टाइम स्टूडेंट्स।